हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, बेहतर होंगे और मोटिवेटेड होंगे अपने एग्ज़ाम, अपने पढ़ाई को लेके। और हम यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए योजना मैगज़ीन लेके आ गए हैं, जहाँ पे हम योजना के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। साथ में हमारे वीरियस इनिशिएटिव, अगर आप हमारे लेक्चर में पहली बार आए हैं तो फटाक से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास जो भी लेक्चर हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आप इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी टाइम ओनली के नाम से भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे द्वारा वेरियस इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। द हिंदू का एनालिसिस, पीआईबी समरी, सभी हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में करवाया जा रहा है, जिससे आप अपने नोट्स को बेहतर बना पाएं और तैयार कर पाएं। और आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी वेरियस इनिशिएटिव लेके आएंगे। और मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग लेक्चर को शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे हमारी जो फैमिली है, हमारी स्टडी टाइम फैमिली जो है ग्रो करे। और ये मैं मानता हूं कि हमारा एजुकेशन जो है लाखों बच्चों तक पहुंचे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम योजना मैगजीन का ये एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके वो लोग फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखें, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस किस तरीके से इसके अंदर वेरियस चीज़ें निकल के आई थी। ये पूरे जो फिगर्स हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, ये जो हमारा वी द पीपल है, योजना में चीफ एडिटर जो डेस्क होता है, डेस्क, तो इसके बारे में वी द पीपल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों को। साथ में फिर हमने डिस्कस किया सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से बचाया जाए, क्या सारे यहाँ पे पॉइंट्स किए जाए। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ बैलेंसिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। आप किस तरीके से एक फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करेंगे, वो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, आपकी स्टडी को ये बूस्ट देगा। मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँ आपसे, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाऊँ और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ये थोड़ा सा ये ड्यूटी बनती है, जिस तरीके से हम राइट्स और ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना अधिकार है राइट से, और आपकी ही ड्यूटी है कि आप इस लेक्चर को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। ये जो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो नोट्स बनाना नहीं जानते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम जाती है, वो इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा पाएँ। हम यहाँ पे बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम ये डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊँगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस के बारे में। हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों इसे लेके आया गया, क्यों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नहीं ऐड किया गया था, बाद में इसे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था और क्यों ऐसा किया गया, वो हम देखेंगे। इसके रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस सामने निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इस तरीके से मार्क पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं। द हिंदू का न्यूज़पेपर डेली शेयर होता है, द हिंदू मार्क न्यूज़पेपर शेयर होता है, साथ में द हिंदू के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं डेली में शेयर करता हूँ। पीआईबी समरी, वन लाइनर फैक्ट, प्रीलिम फोकस, न्यूज़ डिस्कशन मैं रोज़ शेयर करता हूँ आपसे, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ पर कौन सी कमिटी थी, कैसा क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे, कितने मेम्बर्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे मेंडिंग कोर्ट्स जजमेंट, दैट मीन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप लोग चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इससे आप रीड कर सकते हैं। मेंडिंग कोर्ट जजमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है और ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैलेंजेस के क्या आ जाए, जो फिर परफॉर्मेंस और चैलेंजेस हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, किस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस किया जाए वो यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ मेंशन है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? आर्टिकल 12 to 35 हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 51 क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं, याद रखने हैं। आगे हम चलते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं हम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की नेसेसिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करके चले। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स बस आगे आगे चल रहा है और सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो इस चीज़ों को भी इंश्योर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी राइट गिव राइज टू द करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आपके जो राइट दिया गया है, तो एवरी राइट गिव राइज टू करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो हर राइट्स क्या करती है? एक ड्यूटी को बढ़ाती है। अगर आप किसी जगह पे ड्यूटी करते हैं अच्छी तरीके से, तो वहां पे आपका अधिकार अपने आप इंश्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक कोटेशन कहा था, पहले हम इस कोटेशन को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, एक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे के अंदर, जीएस पेपर के अंदर अब ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? द ट्रू सोर्स ऑफ राइट, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। याद रखिएगा कि राइट का ट्रू सोर्स कहाँ है। अगर पूछा जाए कि राइट का सोर्स कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? ड्यूटी ही राइट का सोर्स है। अगर आप अच्छी से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं तो आपके राइट्स भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये आपको समझना होगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई पर्सन है किसी जगह पे बहुत अच्छी अपने कर्तव्यों को निभा कर रहा है, पालन कर रहा है और ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है, सारी चीजें अच्छी तरीके से कर रहा है, तो अपने आप देखते होंगे कि उसका अधिकार वहां पे बन जाता है, उसके राइट्स अपने आप इंश्योर होने लगते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इफ वी ऑल डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज, राइट विल नॉट बी सिक। यहाँ पे बताया गया कि अगर हम सभी लोग अपने ड्यूटीज से भागेंगे, दूर भागेंगे, तो राइट्स हमारे पास नहीं आएंगे, राइट्स हमसे दूर भागते जाएंगे। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे इन्वायरमेंट हो गया। अगर सबकी ड्यूटी होती है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम सभी लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपके आसपास आपको शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और जो है प्योर वाटर मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्योर मिलना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं फॉलो करेंगे, नहीं उसको निभाएंगे और पॉल्यूशन फैलाएंगे, तो आपकी जो फंडामेंटल राइट है वो भी तो खतरे में आ जाएगी अल्टीमेटली। तो यही तरीके से महात्मा गांधी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज से दूर भागेंगे तो अपने आपके फंडामेंटल राइट्स अपने आप आपसे दूर होते जाएंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? आई थॉट कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, आपके जरूर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। साथ में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो कि एक एग्जांपल और अगर मैं देता हूँ आपको, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, तो जैसे फंडामेंटल राइट आपको मिला है राइट टू स्पीच का, आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मुंह उठाया और किसी को भी कुछ भी बोल दिया। तो वो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और ढंग से बोलेंगे, तो आपके फंडामेंटल राइट का भी हनन नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इफ यू लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म वी रन आफ्टर राइट। अगर हम ड्यूटीज को छोड़ देते हैं, अनपरफॉर्म, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं और हम सिर्फ भगते हैं राइट्स के पीछे, तो दे विल एस्केप अस लाइक अ विल ओ द विश। विल ओ विश ये जो है, इसका मतलब होता है अनअटेनेबल गोल। एक तरीके से ऐसा गोल जिसे कभी अटेन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? कि फंडामेंटल ड्यूटीज इतना इंपॉर्टेंट है
कि आपको ड्यूटी को फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट आपके इस तरीके से एक टाइम बाद बन जाएंगे कि आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्लियर हो गया? आप अगर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला देंगे तो उसको फिर कभी साफ नहीं कर पाएंगे। अगर एक लेवल से ज़्यादा कर दिया आपने, अति कर दी, तो द मोर वी परस्यू देम द फर्दर दे विल फ्लाई। जितना हम उनके पास जाएंगे वो इतना हमसे दूर जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया? अब देखिए एक केस निकल के आता है श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए के बारे में इसके रिगार्डिंग बात की गई है कि आप अपने नेशनल फ्लैग जो है, कुछ हमारी जो चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट करिए, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन की। तो ये आपको याद रखना है। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, ये आपको याद रखना है। ये हर इंडियन सिटीजन की ये ड्यूटी हो जाती है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करना उसके आइडियाज़ को और इंस्टीट्यूशन को। तो इस ये केस के अंदर बताया गया था कि श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से कोर्ट का जजमेंट आया था और ये बताया गया कि जिस तरीके से आप लोग मूवी वगैरह अगर देखने जाते थे अगर उस टाइम पे, अभी भी जनरली होता, अब तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं, तो क्या होता था, नेशनल एंथम डिस्प्ले किया जाता था, नेशनल एंथम सॉन्ग बजता था, आप सभी लोग खड़े होते थे, उसके रिस्पेक्ट करते थे। तो वो क्या करने की कोशिश की गई थी, एक पैट्रोटिज्म की भावना पैदा करने की लोगों के अंदर कोशिश की गई थी कि वो अगर गाएंगे तो उन्हें पता चलेगा और वो एक भावना जो है अंदर से फीलिंग जो है वो पैदा होगी। तो इसलिए नेशनल एंथम को जो है डिस्प्ले किया जाता था प्रायर टू स्क्रीनिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में किन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा क्या कहा गया है ये हम देख लेते हैं। इन्होंने डिक्लेयर किया कि एवरीवन हैज अ ड्यूटी टू बी कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी इज पॉसिबल। तो ड्यूटीज हमें वहां परफॉर्म करनी चाहिए हमारी उस कमिटी के अंदर जहां हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड हम पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें वहां पे हमें कमिटी को फॉलो करना चाहिए, उस कमिटी की ड्यूटीज को हमें फॉलो करना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए जो हमने डिस्कस किया था कि जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल वो है ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस। हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव थे, क्या चैलेंजेस निकल के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 आर्टिकल 51A याद हो गया आपको, 2 बार हमने 3 बार डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अब आपको ईचर रट गई होगी। क्लियर हो गया? कब इसे इंसर्ट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे इंसर्ट किया गया था। क्लियर हो गया? 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बार बार इसको रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन में? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। इस तरीके से याद लिख दीजिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे लिए क्या है, स्वर्ण है, मतलब सोने का काम करता है कि इट्स अ गोल्ड। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर सभी लोग फंडामेंटल ड्यूटीज का अच्छी तरीके से पालन करें, अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, तो हमारा इंडिया फिर से सोने की इंडिया जो है बन सकता है। तो ये इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करते हुए याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा अब स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या था पर्पस, क्यों फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो हैरोल्ड लास्की जी ने यहाँ पे कहा है राइट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन एंड आर गिवन ओनली इन द रिटर्न फॉर सम ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। यहाँ पे बताया गया कि राइट सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिर्फ किस चीज से, किसके फंक्शन से रिलेटेड? ओनली इन रिटर्न ऑफ सम ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। अगर आप कोई ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स भी वहां पे प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं किसने क्या क्या बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को एक नोट डाउन करते हुए चलना है। वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चाहे तो पीडीएफ एक क्या करिए अपने पास मोबाइल में या फिर कहीं पे भी जहां पे भी आपको सुटेबल लगे, लैपटॉप जहां पे भी, तो आप इसको या तो एक फाइल बनाते हुए चलिए योजना हर एक मंथ की मैगजीन की, और जो भी आप जिस तरीके से रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं, जिससे जब भी चाहे आप फटाक से खोलें और एक झटके में सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि एक बार तो आप लेक्चर देख चुके हैं तो आपको पता है कहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं, और जब इसको आप फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा।
फंडामेंटल राइट्स इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू द सिटीजन्स लोगों को याद दिलाने के लिए कि आपकी कुछ फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट किया गया था, क्योंकि उनको याद दिलाना था कि सिटीजन्स ये ना भूल जाएं कि उनको बस सिर्फ उनको अधिकार का ये हो कि सिर्फ स्टेट से वो अधिकार मांग रहे हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए, इसलिए इसको इंसर्ट किया गया था। टू फॉलो द नोबल आइडियाज एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कि हम कुछ नोबल आइडियाज को फॉलो करें और एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ते चलें। तो ये सारी चीजें इसलिए इसको पर्पस था। तो जब भी मैं आंसर राइटिंग में आपको लिखने के लिए आया, देखिए एक एक दो दो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना सॉलिड स्टेटमेंट बताऊंगा कि अगर आप उस चीज को याद कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर वो चीज आप आंसर के अंदर मेंशन करके आते हो, तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। 100% आपके नंबर दूसरों से बहुत अलग हो जाएंगे। इसलिए आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है और चीजों को फॉलो करते हुए चलिए। थोड़े टाइम बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं और कितना ज्यादा रिविजन कर लिया है। अगर मैं इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं, तो ये जो है इन्फोर्स नहीं होती हैं रिट्स, और जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्फोर्स होते हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिट इशू कर देते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्टेड है और फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल में इतनी सारी चीजें नहीं दी गई थी, बस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे बुक्स वगैरह बताई गई थी कि आप देख लीजिए, वो बुक्स पढ़ लीजिए, ऐसा है, ऐसा किया गया, वो थोड़ा सा कहानी थी। तो वो कहानी स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टोरी से अलग कोशिश करी है बताने की आपको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 पिलर्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे प्राइम लॉ ऑफ इंडिया है, अब ये लेक्स लॉ की जो है ये चीज मेंशन था। अब इस तरीके से वर्ड्स को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। लेक्स लॉ की क्या है, पेरेंट ऑफ ऑल लॉ इन द कंट्री, मतलब सभी लॉ से ऊपर जो सभी लॉ डिराइव होते हैं, जितने भी लॉ हैं इंडिया के अंदर, जितने भी लॉ हैं, उनको सबको पावर कहाँ से मिलती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है। आपको समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइम लॉ है, प्राइम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब एक तरीके से प्राइम है। आप सभी लोग प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो हर एक चीज की प्राइम होती है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइम है हमारा, इसी से सारे लॉ डेराइव होते हैं। क्लियर हो गया? इसके 3 पिलर्स आपको पता ही होंगे। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, जो हमारी पार्लियामेंट हो गई, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। एग्जीक्यूटिव आप सभी लोग जानते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं, जैसे आप लोग कौन है, IAS IPS। आप सभी लोग कल को IAS IPS बनेंगे, तो आप ही तो क्या करेंगे, इस जो भी हो गया लॉ को, इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव का काम हो गया। जुडिशरी लॉ को देखिए क्या ये सही है या नहीं है, और वहां पे जजमेंट देगी, वेरियस जजमेंट। तो जुडिशरी का काम तो सभी लोग जानते ही होंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली तैयार की गई थी, जो एक तरीके से ग्रुप बनाया गया था, जिससे कहा गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसे ही उन्हीं लोगों ने लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को चुना गया था, वहां पे इलेक्ट किया गया था, और फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी आपको पता होना चाहिए, कितनी थी, 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की सीट थी। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो मतलब ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में था, और ब्रिटिश उसके ऊपर ज्यादा राज करता था, डायरेक्टली ब्रिटिश जहां पे रूल करता था, वहां से 296 सीट्स थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट 93, जहां पे जैसे हैदराबाद वगैरह हो गया, अब भोपाल हो गया, जूनागढ़ हो गया, तो इस जगह से जो हो गया यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते। तो इसके टोटल 93 सीट्स लिए गए थे। क्लियर हो गया? इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फॉलो किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे आपका एम क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम क्या है, ये बताने के लिए ऐसा एक रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिसके अंदर
फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन थी। तो 13 दिसंबर 1946 को इसको पास किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था। फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी बताई गई थी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके का भारत चाहते हैं, वो चीज़ बताई गई थी। हम सॉवरेन भारत चाहते हैं, हम सेकुलर भारत चाहते हैं, जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाए, एक समानता मिले, इक्वलिटी हम चाहते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पे इक्वलिटी दिया जाए। जो पिछड़े लोग हैं, जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन वगैरह इस तरीके से चीज़ें दी जाएं। हम एक बहुत बेहतर इंडिया को बनाना चाहते थे, तो इसलिए हमने क्या किया, इस तरीके से हमारी फिलॉसफी रखी, और ये सारी फिलॉसफी कहाँ थी, रेजोल्यूशन के अंदर थी। क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ मेजर कमेटी की हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों ही मेंबर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन हेड थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना। तो ये किस कमेटी के हेड थे, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी के। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन हेड थे, जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमेटी के हेड थे। क्लियर हो गया पॉइंट। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन हेड थे, सरदार पटेल जी हमारे। तो तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटी थी, मेजर कमेटी, माइनर कमेटी। ये तो मेजर कमेटी के अंदर आती है, बहुत सारी माइनर कमेटी भी थी और कुछ मेजर कमिटीज और थी। तो सब कमिटी थी, तो उनको हम कब डिस्कस करेंगे, उनको हम जब हमारा लेक्चर लेके आएंगे, लक्ष्मीकांत का लेक्चर लेके आएंगे, एक एक पॉइंट को मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। मैं इस तरीके से डिस्कस करूँगा वहाँ पे कि आपका एक पॉइंट भी ना छूटे, एक एक पॉइंट को कवर करूँगा कि बिल्कुल ना छूटे आपका। और अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है तो उसको बेसिक से उठाऊँगा और बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस लेक्चर को शेयर करना है और बने रहना है, जिससे आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए, और फॉलो करते रहिए सीरीज। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेंडिंग कोड जजमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए 1950, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। अब 26 जनवरी 1950 में जब लागू कर दिया गया, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि एक साल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। भाई अभी तो बना था और एक साल के अंदर 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ गया। तो आखिर क्या ऐसा हो गया एक साल के अंदर, तो देखिए आपको समझना है। द अमेंडमेंट वाज मेड टू रिमूव द डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द सेवरल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इस तरीके से डिसीजन दिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स निकल के आ गई। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। CAA आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया फर्स्ट। केसेस थे, रोमेश साफर स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 में, और फिर ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस था 1950 का। तो दोनों केसेस को डिटेल में देखेंगे। देखिए रमेश थापर केस के अंदर क्या हुआ था, अगर आप इसको केस को पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़िए, यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। रमेश थापर केस 1950, मई 1950, जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू कर दिया गया, और मई में एक केस निकल के आता है। क्या यहाँ पे इन्होंने एक जर्नल्स निकाली, रमेश थापर जी की एक जर्नल थी जिसका नाम था क्रॉस रोड। अब क्रॉस रोड के अंदर क्रिटिसाइज बहुत बुरी तरीके से नेहरू जी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था। मतलब एक तरीके से वहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए थे वो एंटी गवर्नमेंट वर्ड्स यूज किए गए थे, भड़काऊ वर्ड्स यूज किए गए थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस जर्नल पे बैन लगा दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ तरीके से, अगर आप इस तरीके से कोई बुक है कम्युनिज्म वाले या इस तरीके से, तो इसके ऊपर काफ़ी बैन लगा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवी में कभी कभी बैन लग जाती हैं, और अगर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम निकल के आती है, और बुक्स वगैरह में तो काफ़ी बैन लगता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी जर्नली, तो इसलिए वहां पे बैन लगा दिया गया। जब बैन लगा दिया गया तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए सर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप जो है राइट टू स्पीच कर सकते हैं, आप कोई भी चीज लिख सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकती है, तो आपका अधिकार है। तो फिर इस जर्नल को फिर से पब्लिश कर दिया गया,
अब ये केस के बाद अब देखिए गवर्नमेंट का दिमाग हिल गया। गवर्नमेंट कहती है यार ये तो ऐसी बात तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर राइट टू स्पीच मिला है तो इंसान कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, हमारी भारत की अखंडता को गिरा के रख देगा, हिलाएगा। तो ये हम नहीं सोच सकते। तो नो अनसर्टेन टर्म दैट सिक्योरिंग पब्लिक ऑर्डर वाज नॉट वन ऑफ द इन्यूमरेटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्री स्पीच। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है आगे हम देखेंगे इसके अंदर क्या किया गया है। नेक्स्ट केस निकल के आता ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस। तो प्रोविजन चैलेंज यहाँ पे ईस्ट पंजाब जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था 1949 को, इसको चैलेंज किया गया। अब इसको चैलेंज किया गया, अब हम देखेंगे दोनों केस का रिजल्ट। ओवरब्रिज डॉक्ट्राइन को सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा केस है अप्लाइड फॉर द फ्री स्पीच केसेस। यहाँ पे बताया गया था कि ये डॉक्ट्राइन ये यूज किया गया और यहाँ बताया गया कि आप फ्री स्पीच कैसे से आप कुछ भी चीजें मतलब बोल सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट ने स्ट्राइक किया कि लॉ को overly broad that the sweep both protected और unprotected speech with their ambit। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी लॉ है, कोई अगर ऐसे लॉ हैं जो प्रोटेक्टेड हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पे लोगों का अधिकार है कि वो यहाँ पे बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारी चीज बताएगी। लेकिन हमारा फिर निकल के आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जब ये केस निकल के आए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। अब उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर मेंशन था, उसको 19 क्लॉज 2 ऐड कर दिया गया। अब 19 क्लॉज 2 के अंदर बता दिया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ध्यान से सुनिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल कान को खोल लीजिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे उनके ऊपर क्या कर दिया गया, राइट टू स्पीच के ऊपर क्या कर दिया गया, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इसके तहत यहाँ पे ये भी बताया गया। अब देखिए रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन था वो 3 फॉर्म में था। 3 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन थी। पब्लिक ऑर्डर, अगर कभी भी आप कोई चीज बोल रहे हैं और उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, अगर एक जो हमारी शांति व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे लॉ, आपका ये फंडामेंटल राइट जो है काम नहीं करेगा। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है, सजा भी दी जा सकती है। फ्रेंडली रिलेशन, आप ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री के बारे में कुछ इस तरीके से बोल रहे हो और इस तरीके से चीज़ों को हो रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल हमारे रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हो, जिसकी वजह से वॉर की सिचुएशन भी राइज हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए वो राइट टू स्पीच के ऊपर यहाँ पे क्या किया गया, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। सेकंड थर्ड नंबर पे इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस से रिलेटेड। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड में भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के अंदर पहले मिला था फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ऐसा है कि भाई हम तो चोरी करेंगे, आपने बोला ये मेरा प्रोफेशन है, हम तो चोरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला जो एम्प्लॉयमेंट हम डिसाइड करेंगे वो आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉयमेंट मना होगा वो आप नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। आप ड्रग का इलीगल, जो ये ड्रग्स जो है बेचना खरीदना इलीगल है, तो आप इसका धंधा नहीं कर सकते, ये आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा, राइट टू ट्रेड के अंदर नहीं आएगा। अगर ऐसे तो कोई भी जाके बोले कि मैं ड्रग्स का धंधा करूंगा, ये ट्रेड करूंगा, ये हमारा धंधा, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जी नहीं सर, इसके ऊपर आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आपका फंडामेंटल राइट्स भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। आपको समझना है ये चीज कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ये चीज आपको समझनी है। लैंड रिफॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, लैंड रिफॉर्म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो और लैंड रिफॉर्म की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है। लैंड रिफॉर्म तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हुआ था। लैंड रिफॉर्म के अंदर क्या हुआ गया थे, 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31A। ये 2 आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, साथ में 9 शेड्यूल को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया गया कि जिससे वो चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट को भी छीन सकती है। कैसे सर, उन्होंने क्या कर दिया, 9 शेड्यूल को एक शेड्यूल ऐड कर दिया। पहले तो 8 शेड्यूल हुआ करते थे,
उन्होंने क्या कर दिया, 9 शेड्यूल बना दिया और इस शेड्यूल के अंदर बता दिया कि हम इस शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ को रखेंगे तो आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, आप उस लॉ के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट फिर आगे केसेस हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 9 शेड्यूल के अंदर रख देंगे, कोई भी चीजें आप रख दीजिए तो और उसके ऊपर नहीं कर सकते। इस तरीके से तो आप किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट को छीन लेंगे, उनके राइट टू लाइफ जो है वो उसको छीन सकते हैं। ये बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक फाइटिंग है जो अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बीच में हुआ है। इसको हम फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मैं एक लेक्चर जरूर लेके आऊंगा जब हम लक्ष्मीकांत को डिस्कस करेंगे, तो मैं सारे केसेस और अमेंडमेंट को साथ में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से एक फाइट चली है सुप्रीम कोर्ट और अमेंडमेंट के बीच में। बहुत एक लंबी जर्नी थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत मजा आएगा आपको उसको देखने में। तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म किया गया था और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 2 आर्टिकल को यहाँ से हटा दिया गया था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह भी थी, तो यहाँ पे ये चीज हटा दी गई। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टेट को एम्पावर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना गया है, याद रखना चाहिए, एम्पावर द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन, कि स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है, जो ऐसे सेक्शन है जो कि थोड़ा सा पिछड़े हैं और पीछे रह गए हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है जिनके पास, तो उनको भी हमें आगे लेके आना है। तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया और इस तरीके से वेरियस प्रोविजन के लिए लॉ बना सकती है। तो ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल के अंदर देखी। सो कैसा रहा लेक्चर, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिए, लोगों तक फैलाइए। बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं आपसे, बार बार के लेक्चर को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग ही तो भरोसा है मेरा बिल्कुल कि आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारी एक फैमिली जो है ग्रो करेगी, हमारा चैनल ग्रो करेगा, लाखों लोग इसको फायदा उठा पाएंगे और इसको देखेंगे। विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, आई एम ए निल। तो मैं अपनी 100% मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज देने की कोशिश कर रहा हूं और बस आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा इसको शेयर करना है, लोगों को बताना है, लोगों को सब्सक्राइब करवाना है चैनल और बस लोगों तक फैलाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।